हाय गाइज, मैं यश सर। और आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का ये पार्ट 5 है और इस पार्ट में हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन को कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी, फिर दर्पण सूत्र भी हम लोग सिद्ध करेंगे। उसके बाद से मैग्निफिकेशन को भी हम जानेंगे और दर्पण की पहचान भी जानेंगे, टच करके और बिना टच किए हुए। तो आइए चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करें हम लोग। गाइज, आप जानते हैं कि गोलीय दर्पण जो है कभी भी किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी सामने बनाता है, कभी पीछे बनाता है। तो इन दो स्थितियों को स्पष्ट करने के लिए, इन दो स्थितियों में जो इमेज बनाता है उसका अंतर स्पष्ट करने के लिए जो है एक परिपाटी की जरूरत पड़ती है, जिसे चिन्ह परिपाटी के नाम से जाना जाता है। आजकल इसको जो है प्रचलित रूप में नियामक चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इंग्लिश में कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम क्या हैं, इसकी हम बात करेंगे। तो इसमें नियम को ही हम लोग जानते हैं, रूल ही जानते हैं। साइन कन्वेंशन के क्या रूल हैं? तो रूल नंबर फर्स्ट है कि ध्रुव जो होता है, जो दर्पण का ध्रुव होता है, वो ध्रुव को मूल बिंदु मानकर, जो उसका ओरिजिन मानकर जो है उसी से सभी दूरियां मापी जाती है। तो साइन कन्वेंशन का फर्स्ट रूल क्या है कि सभी दूरियां जो है ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण ये जो है आपका प्रधान एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। यहाँ आपने वस्तु को रखा है तो यही से मेजरमेंट करेंगे। ये फोकस है, ध्रुव से ही मेजर होगा। ये वक्रता केंद्र है, ध्रुव से मेजर होगा। इमेज इधर बने या कहीं भी बने, हमेशा उन सभी दूरियों को, यानी जो भी दूरियां होगी उसको ध्रुव से ही मापा जाता है। दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। जैसे एक ये किरण आ रही है, रे आ रही है, और ये टकराने के बाद इसके फोकस से होकर चली गई, ये फोकस से होकर चली गई। तो ये जो रे है, ये रे इधर आ रही है, दर्पण के सामने से होकर आ रही है, तो ये आपतित किरण के इस विपरीत दिशा में ऋणात्मक होगा। लेकिन इसी दिशा में यानी दर्पण के पीछे ये आगे जो है जितना दूरी आपको मेजर करना है, ये इधर जितनी भी डिस्टेंस आप बढ़ते जाइए, चले जाइएगा, सभी दूरियां जो होती हैं वो धनात्मक होती है। तो था आपतित किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। थर्ड क्या है? आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे ही ये ध्रुव है, इधर सभी दूरियां मापेंगे, यानी इसका फोकस जो है, इसका जो वक्रता त्रिज्या है, या वस्तु को कहीं मैंने रख दिया, यहां मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, तो ध्रुव से लेकर ऑब्जेक्ट तक के बीच की दूरी जो है उसको u से सूचित किया जाता है, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। आपतित किरण की विपरीत दिशा में, उसके पीछे किरण जो है, इसका देखिए ये एरो इधर है, सामने की तरफ जा रही है, तो इसके विपरीत दिशा में सभी दूरियां क्या होती हैं? ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस है गाइस, तो प्रधान अक्ष के ऊपर सभी दूरियां धनात्मक और प्रधान अक्ष के नीचे सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। जैसे मैंने यहां वस्तु रखा हुआ है, तो ए भी जो है ये लंबवत है, ऊपर की तरफ है प्रधान अक्ष के, तो ये जो दूरी होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, ये धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि इसका इमेज नीचे बनता है, यहां पे बन रहा है, प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है ए डैश बी डैश, तो इस केस में जो इसकी ये डिस्टेंस जो होगी ये ऋणात्मक होगी। तो ये चार जो है नियम है, 5 नियम आपको याद होने चाहिए, जो मैंने बोला शुरू से। पांचों नियम आपको याद रहेंगे तो आप जब भी इसका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे या आप दर्पण सूत्र जब सिद्ध करेंगे, तो उसमें भरपूर तरीके से हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अभी चिन्ह परिपाटी जो हम लोगों ने जाना, इसके निष्कर्ष क्या बनते हैं, क्या कंक्लूजन निकलता है? तो कंक्लूजन है कि आप हमेशा सुविधानुसार वस्तु को बाईं तरफ रखा जाता है, दर्पण के सामने बाईं तरफ रखा जाता है। देखिए, यदि हम इसको चेंज कर देते हैं, इस मिरर को ही चेंज कर देते हैं, ऐसे इधर जो है मैंने कलाईकृत कर दिया, ये रचित हो गया,
और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इधर फोकस हो जाएगा, इधर वक्रता केंद्र हो जाएगा। इधर से यदि वस्तु रख के हम प्रकाश की किरण भेजते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम इमेज नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये थोड़ी सुविधाजनक नहीं हो पाएगी आपके लिए। बार बार आप इसको प्रैक्टिस करते हैं तो ये हमेशा ख्याल रखा जाता है कि वस्तु को जो है हमेशा जो है बाईं तरफ यानी दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। दर्पण घुमा दिया हमने तो आप इधर भी रख सकते हो, दर्पण के सामने ही कभी भी किसी वस्तु को रखा जाता है। तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को जो है u वस्तु दूरी कहते हैं और इसको u से सूचित किया जाता है। तो हमेशा इसका u जो है आप देख सकते हैं आपतित किरण की विपरीत दिशा में होता है। इसका u जो होता है यानी वस्तु दूरी जो होता है हमेशा ऋणात्मक होता है। उसके बाद से इसका इमेज, जैसे अवतल दर्पण के द्वारा इमेज जो है वो धनात्मक, मतलब वो इमेज दर्पण के सामने भी बनता है, दर्पण के पीछे भी बनता है। तो अवतल दर्पण के द्वारा निर्मित इमेज जो होता है वो धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। उत्तल दर्पण के द्वारा जो निर्मित इमेज होता है हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो वो ऑलवेज जो होता है वो क्या होता है, वो धनात्मक होता है, धनात्मक दिशा में, यानी जो उसका प्रतिबिंब दूरी है जो भी है, यहां से ये जो इमेज बना है, यहां मान लीजिए इमेज बनता है तो ये इमेज है, तो ध्रुव से लेकर इमेज तक के बीच की दूरी को इसको भी कहा जाता है, भी से सूचित करते हैं प्रतिबिंब दूरी को। तो ये प्रतिबिंब दूरी इस केस में जब दर्पण के सामने बन रहा है तो ऋणात्मक होगी, लेकिन दर्पण के पीछे बने तो वो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दर्पण के सामने होता है, तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होती है। लेकिन उत्तल दर्पण के लिए ऐसा नहीं है, उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, यस, धनात्मक होती है। ये गई और इसे डॉट लाइन से मिल जाती है। तो ये पीछे है तो हमेशा इसकी फोकस दूरी जो होती है वो धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इसकी धनात्मक होती है तो इसकी वक्रता त्रिज्या भी धनात्मक होती है, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी ऋणात्मक होती है और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होती है। अगला है, चूंकि वस्तु हमेशा प्रधान अक्ष के ऊपर रखी जाती है तो जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो वस्तु की ऊंचाई होती है वो धनात्मक होती है। प्रतिबिंब कभी सीधा भी बनता है कभी उल्टा भी बनता है, तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होती है वो धनात्मक भी होती है और ऋणात्मक भी होती है। यानी जब वो सीधा बनेगा तो धनात्मक होगा, जब वो उल्टा बनेगा तो वो ऋणात्मक होगा। इसके बाद से गाइज अगला टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दर्पण सूत्र। क्या है मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र को हम लोग जानेंगे। तो वह सूत्र जो दर्पण की वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी के बीच के संबंध को बताए, संबंध को दर्शाता है, उसी को दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र को जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, लिखिएगा 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। यहाँ v जो है वो आपका प्रतिबिंब दूरी है, u जो है वो आपका वस्तु दूरी है और f जो है, छोटा f जो है वो आपका फोकस दूरी है। तो इसको हम लोग प्रूफ भी करेंगे। आइए सबसे पहले हम इसको अवतल दर्पण में प्राप्त करते हैं, उसके बाद से हम लोग उत्तल दर्पण में प्राप्त करेंगे। आइए अवतल दर्पण में हम लोग जो है दर्पण सूत्र प्राप्त करेंगे। देख सकते हैं गाइस, यहाँ m डैश एक अवतल दर्पण मैंने ड्रॉ किया है। इसका ये जो प्रधान अक्ष है, इसके प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखी गई है, जिससे एक प्रधान अक्ष के समानांतर जो किरण जा रही है BN, ये दर्पण से टकराकर ये F से होकर गुजर रही है और दूसरी किरण इसके C से होकर जा रही है, जो पुनः इसी दिशा में चली जा रही है। यहाँ दोनों परावर्तित किरणें जहां एक दूसरे को कट करेंगी, यहाँ वस्तु का इमेज बनेगा, A डैश B डैश वस्तु का इमेज है। उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे, माना m डैश एक अवतल दर्पण है, यहाँ देख सकते हैं आप, जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत तथा C के बीच
अनंत और वक्रता केंद्र के बीच जो है रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब, AB एक वस्तु रखी गई जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश वास्तविक, उल्टा और C तथा F के बीच बना है। C और F के बीच बना है, वास्तविक है और उल्टा है। साथ ही हमने क्या माना कि जो वस्तु दूरी है वो वस्तु दूरी PA जो है U है, प्रतिबिंब दूरी PA डैश जो है वो V है और फोकस दूरी PF जो है वो छोटा f है। ठीक है। उसके बाद से बिंदु N से NQ लंब हमने प्रधान अक्ष पर डाल दिया है। अब आइए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में, यहां देख सकते हैं त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में देखिएगा गाइस, कोण ACB और कोण A डैश CB डैश दोनों कोण आपस में बराबर है। यह और यह कोण आपस में बराबर है। किससे? शीर्षाभिमुखता से। शीर्षाभिमुख होने के कारण दोनों कोण आपस में बराबर है। उसके बाद से कोण BAC ये जो एंगल है और कोण B डैश A डैश C ये जो एंगल है ये दोनों आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों जो होता है वस्तु की जो प्रधान एक्सिस पे वो परपेंडिकुलर होता है और इमेज भी परपेंडिकुलर ही बनता है, तो दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। यहाँ ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज यानी ABC और A डैश B डैश C दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या हो गए? समरूप हो गए। समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। त्रिभुज चैप्टर में मैंने बताया था समरूपता क्लियरली समझने के लिए आपको जो है त्रिभुज चैप्टर देखना होगा। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो दोनों त्रिभुज जब समरूप हो गए जिनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो समानुपाती होंगी तो कौन कौन सी भुजा ली जाएगी? देखिए ये जो भुजा BC लीजिएगा या B डैश C इसका लीजिएगा तो इसका कोई रिलेशन प्रिंसिपल एक्सिस से नहीं है, तो क्या कौन सा लेंगे? AB लेंगे, इसका AB लिए तो इसका A डैश B डैश लेंगे, AC लेंगे तो इसकी भुजा A डैश C लेंगे। ठीक है। तो यहां मैंने लिख दिया अर्थात AB बाई A डैश B डैश यानी इस ट्रायंगल का AB तो इसका A डैश B डैश बराबर AC बाई A डैश C। इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 1 लेट कर लिया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं गाइस, ट्रायंगल QNF और ट्रायंगल A डैश B डैश F दोनों में भी ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ भी परपेंडिकुलर, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, तो ये समरूपता यहाँ भी लग सकता है। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज QNF जो है QNF वो समरूप हो गया त्रिभुज A डैश B डैश F के। तो समरूप हो गया तो इसकी संगत भुजाएं भी, इसकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। समानुपाती होंगी अर्थात QN बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू QF बाई A डैश F, QF बाई A डैश F। यहां तक हो गया। अब देखिएगा गाइस, ये जो QN है और ये AB है, इसको देखते हैं ABNQ, ये एक आयत की तरह दिखाई दे रहा है। तो आप जानते हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो जो QN है वो AB के क्या होगा? इक्वल होगा। यहां लिखा है मैंने, चूंकि QN इज इक्वल टू AB आयत की सम्मुख भुजा से, इसीलिए QN के जगह पे मैंने क्या लिख दिया? यहाँ पे AB लिख दिया है, यानी AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू QF बाई A डैश F। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लिया मैंने। अब देखिए, चूंकि ये जो Q होता है गाइस, ये P के बहुत करीब होता है। परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो बहुत करीब ये होता है, इसके बहुत पास होता है। तो Q P के बहुत करीब होता है, तो QF को हम PF लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख दिया है कि बिंदु Q जो है बिंदु P के बहुत निकट होता है, इसीलिए QF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PF हो जाएगा। तो समीकरण 2 से यहां जहां QF था यहां हम क्या रख देंगे? PF रख देंगे। तो यहां मैंने लिख दिया AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू PF बाई A डैश F। इसको मैंने 3 लेट कर लिया। क्वेश्चन 1 और 3 दोनों पे आप कंसीडर करें, दोनों को देखेंगे तो दोनों का एलएचएस पार्ट इक्वल है। तो जब दोनों का एलएचएस इक्वल है तो श्योरली दोनों का आरएचएस भी इक्वल होगा। समीकरण 1 तथा 3 से AC बाई A डैश C इज इक्वल टू PF बाई A डैश F, AC बाई A डैश C इज इक्वल टू PF बाई A डैश F। इतना तो हो गया गाइस। अब हम लोग चिन्ह परिपाटी जो मैंने बताया पहले उसका प्रयोग करेंगे कि चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी आपको याद होना चाहिए मैंने क्या क्या बोला था। तो इस सभी डिस्टेंस को AC है A डैश C है, इस सबको जो है पोल से, ध्रुव से पहले कनेक्ट करेंगे। तो AC को देखेंगे आप AC को क्या लिख सकते हैं?
पोल से कनेक्ट करना है तो PA माइनस PC, यानी ये यहां से, ये दिख रहा है जो यहां से यहां तक की दूरी से इस दूरी को माइनस कर दिया जाए तो इसका दूरी निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। इसी तरह का काम हम लोग करेंगे। तो AC को हम लिखेंगे PA माइनस PC, मैंने लिख दिया PA माइनस PC। उसी प्रकार से A' है, A' को A' लिख सकते हैं PC माइनस PA', लिख दिया मैंने PC माइनस PA'। उसके बाद से PF तो ऑलरेडी पोल से कनेक्टेड है, ध्रुव से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद से A' है, A' तो PA' माइनस PF, मैंने लिख दिया PA' माइनस PF। अब आइए जो दूरी है, जो वस्तु दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, फोकस दूरी है, उसको जो है साइन के साथ हम लोग रखेंगे, उसके साइन चिन्ह के साथ उसको पुट किया जाएगा। तो PA क्या है, वस्तु दूरी है, और वस्तु दूरी ऋणात्मक होती है तो माइनस U। PC क्या है, वो PC जो है वक्रता त्रिज्या है, और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, और R जो होता है वो 2F के बराबर होता है, और वो भी ऋणात्मक होगा अवतल में। तो यहां मैंने लिख दिया है, माइनस तो ऑलरेडी यहां है, माइनस 2F PC के बदले, फिर PC वो सेम है माइनस 2F। PA' प्रतिबिंब दूरी है, वो भी ऋणात्मक होगा, माइनस B। PF फोकस दूरी ऋणात्मक ही होगा, अवतल है तो माइनस F। PA' माइनस B। PF फोकस दूरी है माइनस F, ये ऑलरेडी माइनस यहाँ लगा हुआ है, इसको इसलिए मैंने कोष्टक में किया। अब इसको सोल्व करेंगे, ये माइनस U माइनस माइनस प्लस मैंने यहाँ कर दिया, प्लस 2F माइनस 2F माइनस माइनस प्लस B माइनस F माइनस B माइनस माइनस प्लस F। ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं गाइस, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इधर से और इधर, इसको इधर से ले जाकर गुणा करेंगे इधर, तो देख सकते हैं माइनस U और माइनस B, माइनस U और माइनस B में गुणा होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस UV हो जाएगा। उसके बाद से माइनस U को प्लस F से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और UF हो जाएगा। फिर अब इसको गुणा करें, इसको इस दोनों से गुणा करें तो 2F जो है प्लस में है और V जो है माइनस में है, तो हो जाएगा माइनस 2FV या 2VF। 2F जो है प्लस में है या B प्लस में है तो प्लस प्लस गुणा होगा तो प्लस होगा, और 2F से F में गुणा होगा तो 2F स्क्वायर होगा। तो इसका काम हमने कर दिया यहाँ पे। उसके बाद जब आइए इसको ले जाके इधर गुणा कीजिए तो ये माइनस 2F और माइनस F, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, 2F से F में गुणा होगा 2F स्क्वायर हो जाएगा। प्लस भी है और माइनस F है, प्लस भी प्लस माइनस गुणा होगा माइनस हो जाएगा, और भी से F में मल्टीप्लाई कर देंगे VF हो जाएगा। इस तरह हो गया। अब देख सकते हैं आप गाइस, ये 2F से 2F कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इधर भी पॉजिटिव है और इधर भी पॉजिटिव है, ये तो खत्म हो गया। अब जो बचा है उसको देख के हम एक काम करेंगे, साथ में F वाले को एक तरफ और बिना F वाले को एक तरफ कर देंगे। सारे F वाले को मैं दाहिने भेज दूंगा और बिना F वाले को बाहर रख दूंगा। जैसे UV है जो, इसको मैंने बाएं लेफ्ट छोड़ दिया यहाँ पे, और ये जो है UF, पहले इसको मैं लिख दिया माइनस VF जो राइट साइड का है। फिर उसके बाद से UF इधर निगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। UF माइनस में था तो यहाँ प्लस UF हो गया। 2F भी माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा। यहाँ पे UV सेम टू सेम मैंने लिख दिया। यहाँ देख सकते हैं VF जो है माइनस में और 2VF प्लस में है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एक VF बच जाएगा प्लस में, तो UF प्लस VF। अब क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ UVF से भाग देंगे। तो दोनों तरफ UVF से भाग देने पर UVF क्यों भाग देंगे, क्योंकि हमको जो दर्पण सूत्र लाना है उसमें VU नीचे है, F नीचे है, तो वो अपने जो मेन चीज हमको प्राप्त करना है, जो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। दोनों तरफ UVF से भाग देने पर, तो यहाँ UVF से भाग दिए, यहाँ भी दिए, यहाँ भी दिए, देखिएगा UV से UV कैंसिल हो जाएगा, UF से UF कैंसिल हो जाएगा, VF से VF कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे F है, 1/F 1/V प्लस 1/U। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। इसी को सजा के लिख दिए कि दिस इंप्लाई 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये था आपका दर्पण सूत्र, वो भी किसमें, अवतल दर्पण में। ठीक है। अभी गाइस थोड़ा सा मैं बता दूं, यहाँ पे मैं एक जगह ले लूं, स्पेस ले लूं आप लोगों का, और मैं बताऊं आपको कि
आप जानते हैं कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f को हम लोग r/2 सिद्ध किए हो, तो f को r/2 सिद्ध कर सकते हैं। तो डिसिंप्लाई ये भी हो सकता है 1/v प्लस 1/u बराबर, ये 2 नीचे जो है ऊपर चला जाएगा 2/r। ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी कंफ्यूज करके ये नहीं कहता है कि सिद्ध करो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, कहता है कि सिद्ध करो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, उससे मात्र 1 से 2 लाइन चलेंगे, ये प्रूफ हो सकता है। ओके, नोट करें इसको। आइए उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र की स्थापना करते हैं गाइस। देख सकते हैं आप, ये मैंने एक उत्तल दर्पण ड्रॉ कर दिया है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रधान अक्ष है। यहाँ एक वस्तु रखी गई है एबी वस्तु से जो प्रकाश की किरण जा रही है ये टकराकर दर्पण से बाहर चली जा रही है, इसको एफ से होकर गुजार रहे हैं। फिर एक दूसरी किरण आ रही है जो ए से टकराकर चली गई, जिसको जो डॉटेड लाइन से सी से होकर गुजारेंगे। एक थर्ड लाइन भी मैंने ले लिया है, ये बी से पी पे आ रही है, जो ये से चली जा रही है। ये हेल्प करेगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करेगा हम लोग का। तो ये देख सकते हैं आपकी एबी जो है प्रकाश ये भी जो है दर्पण के प्रधान अक्ष पर रखी गई वस्तु है, जिसका इमेज जो है ए डैश बी डैश जो है, क्योंकि दोनों परावर्तित किरणें यहाँ पे काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसीलिए यहाँ ए डैश बी डैश जो है वस्तु का इमेज बना है, सीधा बना है। आप देखिए मैंने लिखा गया है, माना कि mm डैश एक उत्तल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु एबी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश काल्पनिक सीधा एवं ध्रुव तथा फोकस के बीच बना है। अनंत तथा वक्रता केंद्र क्या, अनंत तथा ध्रुव के बीच आप लिख सकते हैं अनंत तथा ध्रुव। ठीक है, तो अनंत तथा ध्रुव के बीच रखी वस्तु एबी का प्रतिबिंब जो है ए डैश बी डैश कैसा है ये, तो ये काल्पनिक है, काल्पनिक किरणों की कटान से बना हुआ है, सीधा है और ध्रुव तथा फोकस के बीच है, ध्रुव और फोकस के बीच बना हुआ है। ओके गाइज, अब आइए साथ ही मान लेते हैं कि वस्तु दूरी जो पीए है वो यू है, प्रतिबिंब दूरी भी है और फोकस दूरी एफ है। इसको हम लोग उस अवतल दर्पण में भी किए हुए। आइए त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में गाइस आप देख सकते हैं जो एंगल है दोनों में उभयनिष्ठ है। कोण ए सी बी और कोण ए डैश सी बी, कोण ए सी बी ये जो एंगल है और ए डैश सी बी दोनों में ये एंगल उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। उभयनिष्ठ से मैंने लिख दिया है। दूसरा आप कोण बी ए सी इस पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा और बी डैश ए डैश सी इस पे भी 90 बनेगा, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए समरूपता कसौटी से दोनों ट्रायंगल यानी एबीसी और ए डैश बी डैश सी समरूप हो जाएगा, तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। तो अब आइए जब समानुपाती होंगे तो लिखेंगे संगत भुजाओं को, ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश ए सी बाई ए डैश सी। तो मैंने यहां लिख दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लिया है। इसी प्रकार से त्रिभुज ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ओ ये किरणें जो है यहाँ रिफ्लेक्ट हुई है, परावर्तित हुई, तो इसको डॉटेड लाइन से ये मिला लीजिए आपसे। तो ए डैश बी डैश पी और ए बी पी इस दो ट्रायंगल में आइए गाइस, दोनों ट्रायंगल में देखते हैं, यहाँ लिखा हुआ मैंने त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में ये दोनों भी जो है एक दूसरे के समरूप होंगी। कैसी होंगी, समरूप, इसके लिए मैं बता दूं ए बी पी में ए पे 90 है, ए डैश बी डैश पी में जो है ए डैश पे 90 है, और फिर जो है ये दोनों ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो दोनों भी आपस में बराबर होंगे, तो इनकी भी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। जब समरूप हो गया तो समरूप हो गया, संगत भुजाएं समानुपाती हो गई, तो इसका ए भी ले लीजिए, इसका ए डैश बी डैश ले लीजिए, इसका ए पी फिर इसका ए डैश पी, यहाँ मैंने लिख दिया। इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लीजिए इसको। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों का एलएचएस आप देख सकते हैं इक्वल है, तो श्योरली दोनों का एलएचएस इक्वल होगा। तो ए सी बाई ए डैश सी इज इक्वल टू ए पी बाई ए डैश पी। अब आइए चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे, यानी उसका कनेक्शन जो है ध्रुव से करेंगे। ए सी देखेंगे फिगर में ए सी, तो ध्रुव से कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, पी ए प्लस पीसी, हेलो पी ए प्लस पीसी, तो पी ए प्लस पीसी हो गया एसी के बदले। ए डैश सी यहां है, तो पीसी माइनस पी ए डैश, पीसी माइनस पी ए डैश, फिर एपी ऑलरेडी वो कनेक्टेड है ध्रुव से, और ए डैश पी ऑलरेडी कनेक्टेड है। वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो सिंबल है उसको पुट करेंगे, पी ए वस्तु दूरी है तो माइनस यू, क्योंकि उधर ऋणात्मक होगा, तो माइनस यू,
PC वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या को R से स्वीट करते हैं और 2f के इक्वल होता है, तो 2f इधर धनात्मक होगा तो प्लस 2f मैंने लिख दिया है। PC वही प्लस 2f और PA डैश इधर चूंकि इमेज बना हुआ है तो ये जो होगा इमेज PA डैश ये पॉजिटिव होगा, तो यहाँ V को मैंने पॉजिटिव रख दिया, V जो है पॉजिटिव होगा। ये ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक है, तो ये इसका है, ये इसके पहले प्लस साइन ही छिपा हुआ है। उसके बाद से AP ए और पी के भी, यानी AP क्या है, वस्तु दूरी है तो माइनस U, और A डैश P प्रतिबिंब दूरी है तो V प्लस में भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे 33 जो गुणा होता है उसको करने का काम किया जाएगा। तो इसको मैंने इधर गुणा किया, ये देखिए UV माइनस है प्लस है तो माइनस UV, फिर इसको मैंने इसे गुणा किया तो 2VF हो गया। इसको इधर गुणा करेंगे तो माइनस U से 2F में गुणा करेंगे तो माइनस 2UF, माइनस U से माइनस V में गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस UV, ये हो गया। अब इजीली आप देख सकते हैं, काम करना F वालों को एक तरफ और बिना F वाले को एक तरफ करना है हम लोग को, तो 2VF मैंने यहां छोड़ दिया, ये जो है। उसके बाद से देखिए UV ये जो है बिना F का, इसको मैं राइट भेज दूंगा। 2UF ये राइट साइड में माइनस के साथ है, लेफ्ट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2UF। और देखिए UV यहां बच गया और यहाँ का UV इधर आया, दोनों ऐड होकर 2UV हो जाएगा। तो ये केस क्रिएट हुआ। अब इसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है 2UVF से भाग करेंगे, दोनों तरफ 2UVF से भाग करने पर इसके नीचे भी 2UVF, इसके नीचे भी, सबके नीचे मैंने भाग कर दिया। देखिएगा 2 से 2VF, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, VF से VF कैंसिल हो गया, 2UF 2U से 2U कैंसिल हो गया, F से F कैंसिल हो जाएगा, फिर 2UV कैंसिल हो गया। क्या क्या बच गया, ऊपर यहाँ 1 बच गया, 1/U प्लस 1/, नीचे सिर्फ V बचा हुआ है, 1/F, यानी 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F। इसको भी आप आगे वक्रता त्रिज्या के साथ रिलेट कर सकते हैं, क्या होगा 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F की जगह पे लिख सकते हैं R/2, ये मूल बट्टा है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, डिसिम्पलाई 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 2/R। ये भी आप कर सकते हैं, नोट करेंगे गाइस। आइए हम अब अनुबद्ध फोकस की बात करेंगे। अनुबद्ध फोकस क्या है, कंजुगेट फोकी किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण हो या लेंस हो, गोलीय दर्पण या लेंस के प्रधान अक्ष पर स्थित ऐसी दो बिंदुएं जिसमें एक बिंदु पर किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर प्राप्त होता हो, तो इन दोनों बिंदुओं को जो है अनुबद्ध फोकस कहा जाता है। जैसे आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पे ये मैंने एक डैश एक अवतल दर्पण बना दिया है। यहाँ देखिए प्रधान अक्ष के इस बिंदु पर ऊपर एक मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, OB एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O डैश, OA एक वस्तु है जिसका प्रतिबिंब O डैश से जो है प्राप्त हो रहा है इसी प्रधान अक्ष पर। तो यहाँ O और O डैश ये दोनों जो होगा इसको अनुबद्ध फोकस कहा जाएगा। उसके बाद से हम बात करेंगे आवर्धन, मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन की बात की जाए तो इसका डेफिनेशन यदि जाना जाएगा तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन को जो है स्मॉल m से सूचित किया जाता है, छोटा m से सूचित किया जाता है। तो m बराबर यानी आवर्धन स्मॉल m इज इक्वल टू होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को सिंबॉलिक रूप में आप हाइट ऑफ इमेज और वस्तु ऊंचाई को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप दिखा सकते हैं। तो m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आवर्धन की परिभाषा है। आवर्धन का हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे गाइस। तो व्यंजक प्राप्त करने के लिए सिंपली मैं क्या करता हूं, इसी फिगर को मैं ले लेता हूं, आप बुक का भी हेल्प ले लेंगे, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं A B, यहाँ मैं लिख देता A डैश B डैश, यहाँ मैं लिख देता हूँ AB। ये किरण जा रही, यहाँ से एक और किरण मैं भेजता हूँ, ये गई और यहाँ से टकराने के बाद से ऐसे ऊपर चले। स्केल से आप बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे
क्लियरली हो जाएगा। यहाँ देखिए ये अविलंब की तरह काम करेगा, आपतित किरण है, परावर्तित किरण है। ये अविलंब की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा या अविलंब की तरह काम करेगा, तो ये आई होगा और ये आर होगा। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। आप ऐसे मान लेंगे कि माना mm डैश एक अवतल दर्पण है जिसके प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु AB का प्रतिबिंब A डैश B डैश प्राप्त होता है। जो भी चीजें हमने मानी थी, लेट की थी, आपको दर्पण सूत्र में मैंने क्लियरली किया था, उन सभी चीजों को आप मान लेंगे। यहाँ पे कौन सा क्या है, PA क्या है, वस्तु दूरी है, PA डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी, सारी चीजों को मान लेंगे। आते हैं, देखिएगा त्रिभुज, मैं सीधे प्रमाण में आ जाता हूं। ABP तथा त्रिभुज A डैश B डैश P में कोण ये APB इज इक्वल टू हो जाएगा कोण A डैश P B डैश परावर्तन के नियम से, क्योंकि दोनों एक आपतन कोण है और एक क्या है, परावर्तन कोण है। लिख लीजिएगा परावर्तन के नियम से कोण A जो है कोण A डैश के इक्वल है। इस पे जो एंगल बनेगा वो 90 होगा, इस पे भी एंगल 90 होगा। तो ये समरूपता ऊपर में से, इसीलिए ये समरूपता ऊपर में से मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं दर्पण में। लीजिएगा त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A डैश B डैश P, तो इसीलिए इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। तो AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू AP बाई A डैश P। तो AB क्या है गाइस, हाइट ऑफ, देख सकते हैं AB क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। A डैश B डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट न्यू साइन कन्वेंशन का आप प्रयोग कर लेंगे। ये प्रधान अक्ष के ऊपर है तो धनात्मक होगा, ये नीचे है तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। AP A से P तक ये क्या है, वस्तु दूरी है -u, और ये प्रतिबिंब दूरी -b, ये खत्म हो जाएगा। इसको पलट देंगे, हाइट ऑफ इमेज को ऊपर ले जाएंगे, इसको भी पलटना होगा। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, इस माइनस को इधर भेज दीजिए, -v बाई u। ये बाई डेफिनेशन ये क्या है, किसके इक्वल होता है, तो देख सकते हैं आप मैग्निफिकेशन के इक्वल होता है, यानी इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस दोनों को हम बराबर लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन के लिए क्या हो गया, ये व्यंजक हो गया। दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो आप इसको भी आप कर सकते हैं, बुक में आपको क्लियरली और समझ में आ जाएगा। इसी तरह का प्रूफ आप उत्तल दर्पण में भी कर सकते हैं, मैग्निफिकेशन का व्यंजक आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए मैग्निफिकेशन के बारे में हम लोग जो है आवर्धन के बारे में कुछ और बात करते हैं। आप जानते हैं गाइस कि जो प्रतिबिंब जो बनता है, यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और यदि काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यदि आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। आवर्धन से पता कर सकते हैं प्रतिबिंब के बारे में, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि m बराबर होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज जो होता है वो ऋणात्मक होता है, तो ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ये ऋणात्मक होता है। यदि ये उल्टा बन जाए, इमेज उल्टा बन जाए, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा धनात्मक होता है, यदि इमेज उल्टा बन जाए तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो धनात्मक ऋणात्मक क्या हो जाएगा, ऋणात्मक ही रहेगा। तो आप कह सकते हैं कि यदि मैग्निफिकेशन ऋणात्मक है तो कहने का मतलब प्रतिबिंब क्या बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है। आप कह सकते हैं कि यदि मैग्निफिकेशन धनात्मक है, जैसे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है पॉजिटिव होता है, इमेज भी पॉजिटिव बने, ऊपर बने, सीधा बने, तो दोनों पॉजिटिव होगा, तो मैग्निफिकेशन श्योरली पॉजिटिव होगा। तो यदि आवर्धन धनात्मक है तो उस केस में आप कह सकते हैं कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है वो सीधा बना है और काल्पनिक बना है। उसके बाद से हम बात करें कि अवतल दर्पण जो होता है वो सीधा प्रतिबिंब भी बनाता है और उल्टा प्रतिबिंब भी बनाता है। तो अवतल दर्पण का आवर्धन धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ऑलवेज सीधा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है, इसीलिए उसका आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। एक चीज और देखिएगा, यदि आवर्धन का मान 1 हो, मैग्निफिकेशन 1 आ जाए, तो श्योरली हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा।
यानी यदि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा तो आवर्धन 1 होगा। आवर्धन 1 से अधिक कब होगा? जब प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु से बड़ी होगी, हाइट ऑफ इमेज जो होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, तो मैग्निफिकेशन का मान जो होगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। और यदि प्रतिबिंब का जो साइज है, जो उसका साइज है वो ऑब्जेक्ट से, उसके बिंब से छोटा है, तो हमेशा जो आवर्धन का मान होगा वो 1 से छोटा प्राप्त होगा। समतल, अवतल एवं उत्तल दर्पण की पहचान जो है अब हम करेंगे, 2 तरीकों से किया जाएगा, एक स्पर्श करके, एक बिना स्पर्श किए। तो आइए जानते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर बाय टचिंग एंड विदाउट टचिंग। विदाउट टचिंग की बात की जाए तो बिना स्पर्श किए यदि हम समतल, अवतल और उत्तल दर्पण की पहचान करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बारी बारी से उस दर्पण के उस सामने जो है पेन, मार्कर या उंगली कुछ भी ले जाना पड़ेगा। और यदि आगे पीछे करने पर हम पाएंगे कि उसका सदैव सीधा और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह जो दर्पण है वह समतल दर्पण है। यदि वह दर्पण के बहुत करीब मार्कर को, पेन को या उंगली को ले जाने पर उसका प्रतिबिंब जो है सीधा और बड़ा बन रहा है, तो वह दर्पण जो है अवतल दर्पण है। और यदि उसके करीब ले जाने पर किसी भी वस्तु को उसका सीधा और छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वह जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण है, क्योंकि उत्तल दर्पण हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। यदि टच करके बात किया जाए, स्पर्श करके दर्पण की पहचान की बात की जाए, तो यदि उसको टच करें हम और उसका परावर्तक सतह समतल होता है तो वह दर्पण समतल होता है। उसको स्पर्श करने पर यदि उसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है तो फिर वो दर्पण जो है उत्तल दर्पण होता है। और यदि उसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है तो वह दर्पण जो होता है वो अवतल दर्पण होता है। फिर हम इस वीडियो के लास्ट टॉपिक में बात करेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को हम लोगों ने पढ़ा, इसमें बहुत सारे अंतर आप देख सकते हैं। क्या क्या अंतर है? अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो धंसा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वो वास्तविक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस जो होता है वो काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है, जबकि उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने का कार्य करता है। अवतल दर्पण के द्वारा जो बना हुआ प्रतिबिंब होता है वो वस्तु से छोटा होता है, वस्तु के बराबर भी होता है और वस्तु से बड़ा भी होता है, यानी वो छोटा या बराबर या बड़ा होता है। लेकिन उत्तल दर्पण के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा आकार में वस्तु से छोटा होता है। अवतल दर्पण को जो है अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अभिसरित करने का काम करता है, अभिसरित एक जगह मोड़ने का काम करता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को अपसृत करने का काम करता है, फैलाने का कार्य करता है। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारतवासी।